जो भी कमेटी फुलफिल आपकी कर लेती है वही कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है। बात करते हैं, हमें डिटेल में देखना है कौन कौन सी कमेटीज है, किस तरीके से वो काम करती है। एग्जाम में हो सकता है किसी एक कमेटी का नाम आ जाए और ऐसे स्टेटमेंट में लिखा आ जाए जैसे इनसे मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे और इस कमेटी को पहली बार 1921 में बनाया गया था। समझ जाना कि ये मतलब हमको गुमराह करने के लिए आया है, इस वजह से आपको उन पॉलिटी फिर इकोनॉमी पॉलिटी इकोनॉमी कुछ इस तरीके से, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कि मैं मई से पहले आप लोग का प्री करा पाती, राइट। तो इस वजह से आई हैव टू टेक दिस डिसीजन। हाय एवरीवन, तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 23 पार्लियामेंट्री कमिटीज। इससे पहले हम लोग 22 चैप्टर्स टिल पार्लियामेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 23 हम लोग कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से कोई एक बिल जो है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अगर उस पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर वो बिल क्या है, एक लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, राइट, कानून बन जाता है वो। तो अब ना हमें देखना है जैसे कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, फिर उस पर ना डिटेल में डिस्कशन होता है, ठीक है, हर चीज़ वर्ड बाय वर्ड डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो अब इन चीज़ों पे ना काम करने के लिए इन कमिटीज़ को बनाया जाता है। इन कमिटीज़ का काम होता है, जैसे एक कमेटी फॉर्म हुई है तो उसका किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके ही काम होगा। सपोज कोई फाइनेंस कमेटी है तो वो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ देखेगी, सपोज कोई और कमेटी है तो वो उस चीज़ को देखेगी। तो बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। समझ में आ गया। तो पूरी पार्लियामेंट में हर चीज़ डिस्कस करना और डीपली इन्वेस्टिगेट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इन कमिटीज़ को डिटेल स्टडी करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब इनकी ज़रूरत क्यों है, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ये हमको पता है। तो कमिटीज़ में स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं जो डीपली उन टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। किसी बिल या पॉलिसी को डीपली स्टडी करने के लिए टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो कमिटीज़ ये काम इजीली कर देती हैं। तो जो बड़ा बिल है सपोज 200-300 पेजेस का, तो उनको हम लोगों ने कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया कि आप ना पॉइंट 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एग्जैक्टली ऐसे नहीं, पर कुछ कुछ जो जिस कमेटी जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उनको वो चीज़ हैंड ओवर कर दी जाती है डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ताकि वो अपने रिकमेंडेशंस दे सके। बिल में और सुधार की ज़रूरत है तो वो बता सके, कोई नेगेटिव पॉइंट है उसको हटवा सके, कुछ और हम लोग ऐड कर सकते हैं तो वो बता सके। तो इन चीज़ों को करने के लिए हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, अभी कमिटीज गवर्नमेंट के काम को चेक करने और उन्हें अकाउंटेबल रखने के लिए हेल्प करती है। समझ में आ गया। साथ ही कमिटीज पब्लिक हियरिंग्स भी कंडक्ट करती है, जिससे पब्लिक ओपिनियंस का भी पता चलता है हमको, और पार्लियामेंट का लोड कम करती हैं क्योंकि डिटेल्ड वर्क कमिटीज ये कर लेती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या डिस्कस करना है कि इन कमिटीज़ को बनाया कैसे जाता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनके पास पावर होती है कि वो इन कमिटीज़ को फॉर्म करें। समझ में आ गया। अब मेंबर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नॉमिनेट किया जाता है एंड देन इन कमिटीज़ को बनाया जाता है। अब कुछ कमिटीज़ आपकी परमानेंट नेचर की होती हैं, यानी कि उनको हर साल हमको बनाना ही है उस कमेटी को, और कुछ कमिटीज़ आपकी टेम्परेरी नेचर की होती है कि कोई स्पेसिफिक काम है वो हमने उस कमेटी को असाइन कर दिया है, इस वजह से वो कमेटी बनी है और अब वो काम खत्म हो गया तो वो कमेटी भी खत्म। समझ में आ गया। तो ये दो मेन कैटेगरी है पार्लियामेंट की कमिटीज में। अब इसको आगे मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन ऑफ दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर, फंक्शंस एटसेट्रा। तो ये क्या कह रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की कमिटीज का जिक्र है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कमिटीज फॉर्म करने की परमिशन हमको देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी, टेन्योर कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या क्या काम करेंगे, फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, वो नहीं बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। रेफरिंग अ बिल टू पार्लियामेंट्री कमेटी इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में तो जरूरी नहीं है कि उस बिल को हम किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कमेटी को हैंड ओवर करें कोई भी टॉपिक स्टडी करने के लिए। हो सकता है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़ी हो, इजी चीज़ें थी जो सबको समझ में आ गई हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड है और पास हो गया है वो बिल, ठीक है। देन नॉट एवरी कमिटी इज अ पार्लियामेंट्री कमिटी। कहने का मतलब क्या है, पार्लियामेंट में जितनी कमिटीज एग्जिस्ट करती है ना, जरूरी नहीं है कि वो सारी ही कमिटीज क्या हो, पार्लियामेंट्री कमिटीज हो। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस हैं, जो कमिटी ये चारों कंडीशंस को फुलफिल करती है वही कमिटी आपकी पार्लियामेंट्री कमिटी कहलाती है, ठीक है। तो इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर/चेयरमैन, पॉइंट नंबर 1। works under direction of speaker/chairman, point number 2. present its reports to the house or to the
स्पीकर / चेयरमैन। पॉइंट नंबर 3 हैज अ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा / राज्यसभा। तो ये 4 पॉइंट्स जो भी कमेटी फुलफिल आपकी कर लेती है वही कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है। द कंसल्टेटिव कमेटी विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी एज दे डू नॉट फुलफिल अबव 4 कंडीशंस। यानी कि ये कमेटी भी पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है लेकिन इसको हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं कहते हैं क्योंकि वो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। समझ में आ गया। देन है हमारे पास क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने आपको भी बताया था कि पार्लियामेंट में 2 तरीके की कमिटीज़ होती हैं आपकी, एक होती है परमानेंट नेचर की और एक होती है हमारी टेम्पररी नेचर की। तो जो परमानेंट नेचर की कमेटी है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी और जो टेम्पररी नेचर की कमेटी है उसको हम लोग कहते हैं एडहॉक कमिटीज़। ठीक है, अब क्या है यही है इसमें बात लिखी हुई। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब जो देखते हैं देखो स्टैंडिंग कमेटी इसको हर साल फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ था, द फॉर्मर आर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियोडिकली एंड वर्क ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस while the later are temporary, later यानी कि इसकी बात हो रही है यहाँ पे, and cease to exist on completion of the task assigned to them। जब उनका काम खत्म हो जाता है, जो भी टास्क हमने उनको असाइन किया है तो फिर उस कमेटी को क्या कर लेते हैं, वो कमेटी खत्म हो जाती है फिर। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी की अगर मैं बात करूं तो इसको ना 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इसको थोड़ा बाद में करेंगे, पहले एडहॉक कमेटीज पे आते हैं फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडहॉक कमेटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये कमेटीज जो होती है ना टेम्पररी नेचर की होती है। टेम्पररी नेचर की होती है मतलब कि इनका काम जब खत्म हो गया है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन कमेटीज को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और वेयर एज जो हमारा ये स्टैंडिंग कमेटी है ये क्या है, परमानेंट है। इनका काम क्या होता है, स्पेसिफिक एरियाज जैसे कि फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्रीज हो गया, इनके काम करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना। ठीक है, और एडहॉक कमेटी का काम क्या है, टेम्पररी कमेटीज़ है ये, और टेम्पररी कमेटीज़ है तो जो स्पेसिफिक इनको काम या इन्वेस्टिगेशन करना होता है तब इनको बनाया जाता है, अदरवाइज नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो इनका बेसिक काम ये है कि किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट पर किसी पर्टिकुलर एरिया पर रिपोर्ट देना, काम खत्म होने के बाद ये कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर है ये चीज़। अब इनके बीच में डिफरेंस तो हमें समझ में आ ही गया, एडहॉक और स्टैंडिंग के बीच में। ये परमानेंट है आपकी और एडहॉक टेम्पररी है आपकी। ये कंटिन्यूअस रहती है यानी कि रेगुलरली काम करती है, वो सिर्फ जब उनको टास्क कोई असाइन किया जाता है तभी काम करती हैं। ठीक है, और ये इसमें हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कमेटीज़ होती हैं, और जबकि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती है, इनको मैं आगे बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं, हमें डिटेल में देखना है कौन कौन सी कमिटीज़ है, किस तरीके से वो काम करती हैं। ठीक है, तो एडहॉक कमेटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज इंक्वायरी कमिटीज़ एंड एडवाइजरी कमिटीज़। यानी कि हम लोगों ने एडहॉक कमिटीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है आपकी इंक्वायरी कमेटी और दूसरी है आपकी एडवाइजरी कमेटी। तो इंक्वायरी कमिटीज़, ये कमिटीज़ किसी स्पेसिफिक इशूज़ या एलिगेशंस की जब हमें जाँच करनी है ना, उनके लिए बनाया जाता है। इनका मेन काम होता है फैक्ट कलेक्ट करना, एविडेंस देखना और रिपोर्ट सबमिट करना। समझ में आ गया। तो इनको बेसिकली तब फॉर्म किया जाता है जब कोई बड़ा स्कैंडल चल रहा हो, बड़ा घोटाला चल रहा हो, इरेगुलरिटी आ गई है किसी काम में, गवर्नमेंट के किसी काम में कमी आ गई है, कोई गलती हमें पता चल गई है गवर्नमेंट की। समझ में आ गया। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स या इवेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना है तब ये आते हैं काम में। ठीक है, तो इनका बेसिक काम क्या होता है, इनका नेचर क्या है इनके काम करने का, इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट सबमिट करना, और ये कमिटीज फैक्ट पर फोकस करता है। क्लियर है। कौन सी कमिटीज की बात कर रही हूँ मैं, इंक्वायरी कमिटीज की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी की। तो एडवाइजरी कमेटी क्या करता है, ये कमिटीज़ गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक मैटर पर एडवाइस देने के लिए बनाई जाती है। इनका काम होता है एक्सपर्ट्स की राय लेना, रिसर्च करना, रिकमेंडेशंस देना, किसी नए लॉ या पॉलिसी के बारे में एडवाइस देना, एग्जिस्टिंग लॉज या पॉलिसी में सुधार के लिए सजेशंस देना, किसी कॉम्प्लेक्स इशू पर गवर्नमेंट को एक्सपर्ट ओपिनियंस प्रोवाइड करना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, जैसे किसी स्पेसिफिक बिल पर सिलेक्टेड कमेटी कोई बना दी हमने, उसका काम है कि इस स्पेसिफिक बिल पे ये वाला जो क्लॉज है ना, इससे रिलेटेड हमें क्लियर नहीं है, आप बता दो क्या करना चाहिए इस चीज़ पे। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे उस टॉपिक पे, देन अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो दिस इज कॉल्ड एडवाइजरी कमिटीज। समझ में आ गया। तो इनका काम का नेचर क्या है, इनका काम है एडवाइस करना और रिकमेंडेशन देना, और ये कमेटी एक्सपर्ट्स की राय और रिसर्च पर फोकस करता है। तो अगर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोलूँ बताने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, इंक्वायरी कमेटी का काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना, फैक्ट चेक करना, और इसका काम क्या है, एडवाइस करना, रिकमेंडेशन देना। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इंक्वायरी कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम ईदर बाय द 2 हाउसेज और अ मोशन अडॉप्टेड इन दैट बिहाफ और बाय द स्पीकर / चेयरमैन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। समझ में तो आ ही गया होगा आपको कि जब भी कुछ ऐसा काम है, जैसे बिल से रिलेटेड कुछ है
या फिर हमको इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, तब हम इस कमेटी को फॉर्म कर देते हैं। और इसमें आपकी ये कमिटीज़ हैं, देख लो एक बार, ये आप बुक में देख लेना, ये सारी होंगी। तो ये आपकी इंक्वायरी नेचर की कमिटीज़ हैं सारी एडहॉक कमिटीज़ के अंदर। समझ में आ गया? अब आपको इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है किसी एक कमेटी का नाम आ जाए और ऐसे स्टेटमेंट में लिखा आ जाए कि दिस इज परमानेंट नेचर ऑफ कमेटी, कुछ ऐसा करके, तो समझ जाना कि ये मतलब हमको गुमराह करने के लिए आया है। इस वजह से आपको उन कमिटीज़ के नाम पता होने चाहिए। तो इस चैप्टर से जो आपका की टेक अवे है ना, कि आपको इस चैप्टर से करना क्या है याद, आपको कमिटीज़ के नाम याद करने हैं, कि आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग कमिटीज़ कौन सी है और क्या कहते हैं एडहॉक कमिटीज़ कौन सी है। एडहॉक में भी जो 2 कैटेगरीज आ गई है, इंक्वायरी और एडवाइजरी, इनके अंदर कौन सी कमिटीज़ है, इनके बारे में आपको पता डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा एडहॉक का जो दूसरा वाला है which is your advisory committee, ये क्या कहता है, include select or joint committees on bills which are appointed to consider and report on particular bills. These committees are distinguishable from the other ad hoc committees in as much as they are concerned with the bills and procedure to be followed by them is laid down in the rules of procedure and the direction by the speaker/chairman. कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी एडवाइजरी कमिटीज़ है ना, वो सिलेक्ट या जॉइंट कमिटीज़ ऑन बिल्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर बिल पर क्या कहते हैं डिस्कशन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं। जब पार्लियामेंट में कोई नया बिल इंट्रोड्यूस होता है ना, तो उस पर डीपली डिस्कशन और स्टडी करने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कमिटीज़ बनाई जाती है। इन कमिटीज़ को सिलेक्ट कमिटीज़ या जॉइंट कमिटीज़ ऑन बिल्स कहते हैं, और ये कमिटीज़ एडवाइजरी कमिटी की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब इन कमिटीज़ को ना हम लोग दूसरी एडहॉक कमिटी से अलग मानते हैं, क्योंकि ये बिल से रिलेटेड है और इनका काम है, करने का जो तरीका होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर और स्पीकर/चेयरमैन के डायरेक्शंस में लिखा होता है। क्लियर है ये चीज़? तो अब ये था हमारा क्या, एडवाइजरी कमिटीज़। आई होप आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो। इसके बाद है हमारे पास जो मैंने छोड़ दिया था ऊपर, स्टैंडिंग कमिटीज़। ये देखो, इसमें मैंने आपको बोला है 6 कैटेगरी है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। बाकी ये सारी आप लोग बुक से रीड कर लेना। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट कर देना उसको, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसी से आया है, 1-2 बार जो क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, इनसे मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, और अगर आए भी होंगे तो आप लोग एक बार इसको, आएंगे भी तो आप लोग इसको एक बार बस रीड कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। इतना कुछ नहीं आएगा इससे, बस ये था, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। PYQs देखे मैंने, तो मैं इनको फटाफट करा देती हूँ। बाकी आप लोग एक बार रीड ज़रूर कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, फिर उसको मैं कवर करा दूंगी अगर नहीं आएगा काफ़ी लोगों को समझ तो। ठीक है, देन है हमारे पास क्या, फाइनेंशियल कमिटीज़। तो फाइनेंशियल कमेटी हमारी स्टैंडिंग कमेटी की पहली है पार्ट। देखो फाइनेंशियल कमेटी, इसमें 3 कैटेगरीज है हमारा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देन है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। देखते हैं फटाफट से इनको। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ में हमारी 3 कैटेगरीज हैं, जो कि है पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट कमेटी, और तीसरी है कमिटीज़ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो हमें फाइनेंशियल कमेटी से ये चीज़ तो एकदम क्लियर है इसके नाम से, कि इसका काम है फाइनेंस के इर्द गिर्द रह कर ही कुछ इसका काम होगा, राइट। अब इसके काम को भी 3 कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ना, ये पार्लियामेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है। मतलब ये टेम्पररी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग है तो इसको हर साल बनाया जाता है। क्लियर है? इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को चेक करना। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्चा किया है वो सही तरीके से किया है या नहीं, वो चेक करना काम है किसका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो हमारा जो बजट आता है, ठीक है, 1 साल का बजट आ गया, एक्सपेंस डिसाइड हो गया, एक्सपेंस खर्चा भी हो गया। इसके बाद हमारे पास एक बॉडी आती है जिसका नाम है कैग। इसके बारे में आप लोग पॉलिटी में पढ़ोगे पक्का। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका काम है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है ना, वो ये बॉडी है जो ऑडिट करता है। यानी कि अकाउंट्स में कुछ छेड़छाड़ तो नहीं है, कुछ क्या कहाँ खर्चा हुआ है क्या नहीं हुआ, अकाउंट्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो ये बॉडी हैंडल करती है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम क्या है, गवर्नमेंट ने जो खर्चा कर दिया है अब वो ये चेक करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंस सही जगह किया है नहीं किया है, कितना खर्चा किया है, क्या खर्चा किया है पूरा। ठीक है, तो ये जो बॉडी है आपकी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स को चेक करती है। जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी है गवर्नमेंट के खर्चे की, उसको इसका काम है मेन उस बॉडी को चेक करना। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दिस कमेटी वॉज सेटअप फर्स्ट इन 1921। इस कमेटी को पहली बार 1921 में बनाया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप लोग। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था और 1921 में इसको स्टैब्लिश किया गया, और तब से लेके अब तक ये कमेटी एग्जिस्ट करती है। इसको हर साल बनाया जाता है।
एंड हैज़ सिंस बिन इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। देन है हमारे पास एट प्रेजेंट इट कंसिस्ट 22 मेंबर्स। आज की डेट में इस कमेटी में 12 मेंबर है, 15 लोकसभा से हैं और 7 हमारे राज्यसभा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। Then the members are elected by the parliament every year amongst its members according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote। समझ में आ गया? तो इस कमेटी को हर साल इस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद क्या है, ऑल द पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट। इस वजह से हर पार्टी, क्योंकि हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हर पार्टी को रिकॉग्निशन मिल रहा है इस कमेटी के अंदर। इसके बाद क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स इज 1 ईयर, यानी कि 1 साल के लिए इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। इस कमेटी का मेंबर कोई भी मिनिस्टर नहीं बन सकता है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर बाय स्पीकर। इस कमिटी के चेयरमैन को स्पीकर ही उन मेंबर्स में से सिलेक्ट करते हैं। देन अंटिल 1966-67 द चेयरमैन ऑफ द कमिटी बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। हाउएवर सिंस 1967 अ कन्वेंशन हैज डेवलप्ड वेयर बाय द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सिलेक्टेड इनवेरिएबली फ्रॉम द ऑपोजिशन। अब ये नॉर्म आ गया। पहले क्या होता था, पहले रूलिंग पार्टी का होता था, बट अब 1967 से वो चेंज हो गया है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू एग्जामिन द एनुअल रिपोर्ट annual audit reports of the CAG, Comptroller and Auditor General of India which are laid before the Parliament by the President। कहने का मतलब है CAG जो रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, उस रिपोर्ट को देखना काम किसका है, PAC इस कमेटी का है। The CAG submit 3 audit reports to the President, namely audit report on appropriation account, audit report on finance account and audit report on public undertakings। Although आप ये पूरा पॉइंट ना पढ़ोगे CAG वाले चैप्टर में, तो CAG 3 तरीके की रिपोर्ट्स हैं जो सबमिट करता है, इन तीनों के नाम यहाँ पर है। Then the committee examined public expenditure not only from legal and formal point of view to discover technical irregularities, but also from the point of view of economy, prudence, wisdom, propriety, or to bring out the cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency and irregularity expenses। कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ लीगल गलतियां नहीं देखता है, बल्कि पैसे की बर्बादी, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें भी देखता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फंक्शंस क्या है इस कमेटी का, एग्जैक्टली काम क्या है, इसको देखते हैं। टू एग्जामिन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट्स लेड बिफोर द लोकसभा। द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट, while the finance account shows the annual receipts and disbursement of the union government। कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं ना और रिसीट्स होते हैं, उनको चेक करना किसका काम होता है, इस कमेटी का काम होता है। समझ में आ गया। इन स्क्रूटिनाइजिंग द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CAG ऑन इट, द कमेटी हैज टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट, कमेटी को क्या देखना है, द मनी दैट हैज बीन डिसबर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस और पर्पस। पैसे सही काम के लिए खर्चे हुए हैं कि नहीं हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट, खर्चा रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स। कहने का मतलब है रीअप्रोप्रिएशन रूल्स के अकॉर्डिंग सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये 3 काम मेक श्योर करना इस कमेटी का काम है। Then to examine the accounts of state corporations, trading concerns and manufacturing projects and the audit report of CAG on them, except those public undertakings which are allotted to the committee on public undertakings। कहने का मतलब क्या है, स्टेट कॉर्पोरेशन और जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड कंसर्न्स हैं, प्रोजेक्ट्स को रिलेटेड, उन सब पे जो फंडिंग जा रही है वो सारा ये देखता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो आपकी PSUs होते हैं ना, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, उनमें उनका जो अकाउंट होता है ना वो दूसरी बॉडी देखती है जो कि है पब्लिक अंडरटेकिंग्स। उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो वो नहीं देखता है ये, बाकी उसके अलावा सब कुछ देखता है ये। देन है टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय द CAG। मतलब कि ऑटोनोमस बॉडीज के अकाउंट भी कौन चेक करता है, ये चेक करता है। देन है to consider the report of the CAG relating to the audit of any receipt or to examine the accounts of stores and stocks। मतलब CAG की रिपोर्ट्स और स्टोर्स और स्टॉक्स के अकाउंट्स भी यही चेक करता है। उसके बाद क्या है, टू एग्जामिन द मनी स्पेंड ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लोकसभा फॉर दैट पर्पस। लोकसभा से ज़्यादा खर्चा हुआ है तो वो भी चेक करना, ठीक है। देन CAG एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द कमिटी। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एक बार आया है कि ये किस कमेटी का होता है, ये जो बॉडी है CAG, ये किस कमेटी का गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसी कमेटी का होता है, ठीक है।
इसके बाद हाउएवर द इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग, इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कहाँ कम हो जाती है, वो देखो लिमिटेशंस, कमियाँ क्या हैं इसकी। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस, मतलब कि ये पॉलिसी नहीं बनाती है, सिर्फ खर्चा चेक करती है। इट कंडक्ट्स अ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड, मतलब कि खर्चा होने के बाद ये चेक करें कि खर्चा इस चीज़ पे हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, बट खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है ना हमारा, ठीक है। अब आपके गलत बोलने से वो खर्चा किया हुआ पैसा वापस कैसे आएगा, ठीक है। देन है हमारे पास इट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रोज़ के काम में इंटरफेरेंस ये नहीं कर सकती है ये बॉडी। देन इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, तो फ़ायदा क्या है इस बॉडी को बनाने का, इसके रिकमेंडेशंस क्या है, एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। देन इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट्स, यानी कि ये जो भी खर्चे हो रहे हैं ना उनको ये रोक नहीं सकता है, इतने सिर्फ रिपोर्ट दे दिया कि गलत हुआ है सही हुआ है, बट ब्रॉडर सेंस में उनको रोक नहीं सकता ये। इसके बाद इट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी हेंस कैन नॉट इशू एन ऑर्डर, ओनली द पार्लियामेंट कैन टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग्स। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्डर नहीं दे सकती, पार्लियामेंट ही फाइनल डिसीजन लेता है। क्लियर है। तो ये था हमारा इस कमेटी को लेके सारा काम, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसके बाद हमें कौन सा डिस्कस करना है, एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट देखो इसका काम है पास्ट में जो खर्चा हो चुका है ना उससे रिलेटेड बातें करने का, तो ये हमें सब बताता है कि ये खर्चा गलत हुआ, ये खर्चा सही हुआ, यहाँ सही हुआ, ये गलत हुआ। एस्टीमेट कमेटी का काम है फ्यूचर का एस्टीमेट लगाना कि ये खर्चा यहाँ हो सकता है। क्लियर है। तो ये भी पार्लियामेंट की एक इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है। इसका मेन काम होता है गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स, यानी कि एक तरीके से अनुमान लगाना खर्चों का, ठीक है, कि यहाँ खर्चा हो सकता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का जो भी बजट बनता है ना उसके खर्चों को ये कमेटी देखती है। क्लियर है। इसके बाद ये कमेटी गवर्नमेंट के बजटरी एस्टिमेट्स को एग्जामिन करती है, मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्चा करने का प्लान बनाया है वो सही है कि नहीं है, ये देखती है कि गवर्नमेंट अपने खर्चों में एफिशिएंसी और इकोनॉमी मतलब कैसे ला सकता है, मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम ये कैसे करा सकती है गवर्नमेंट, वो ये बॉडी चेक करती है। समझ में आ गया। तो ये था इस बॉडी का काम। अब देखते हैं इसकी इसके बारे में तो बहुत अच्छे से समझते हैं। नीचे ये रहा एस्टिमेट कमेटी। द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 में बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मैथाई द देन फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है ये चीज़ आपको कि इनके रिकमेंडेशन पे इस फर्स्ट टाइम इस कमेटी को बनाया गया था 1950 में। फिर है हमारे पास ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर्स बट इन 1956 इट्स मेंबरशिप वाज रेज्ड टू 30। ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा ओनली। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जा सकता है। द राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है इस कमिटी में दूर दूर तक भी। इसके बाद क्या है, दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा एवरी ईयर फ्रॉम अमंग्स इट्स ओन members according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote। ये चीज़ याद रखना। Then all the parties get due representation। The term of the office is 1 year। A minister cannot be elected as a member of this committee। The chairman of the committee is appointed by the speaker from amongst its members and he is invariably from the ruling party। Clear है। Then functions of the committee is to examine the estimates included in the budget and suggestions economies in the public expenditure। Hence it has been described as a continuous economic committee। ये नाम आप लोग याद रखना, ये नाम किस कमेटी को दिया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या है, तो कहने का मतलब देख रहे हो ऑलमोस्ट काम सेम ही है, बट वो पास्ट का खर्चा देखता था, ये फ्यूचर का एस्टिमेट लगा रहा है। टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स कैन बी अफेक्टेड। तो कहने का मतलब है इसका काम है बताना कि कैसे सेविंग्स की जा सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है उन सेविंग्स के थ्रू, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किस तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करना जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी और इकोनॉमी आए। ठीक है। इसके बाद क्या है, टू एग्जामिन इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हो आप, कैसे हम लोग कम खर्चे में ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी में। टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट्स, यानी कि चेक करना कि पैसा सही तरीके से खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके बाद टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट,
कहने का मतलब क्या है, सजेस्ट करना है कि बजट के एस्टिमेट्स पार्लियामेंट में किस तरीके से कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, वो कौन बताता है, यही कमेटी बताता है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्या है, इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बिफोर दैट। यानी कि ये बजट एस्टिमेट्स को पार्लियामेंट के वोट करने के बाद चेक करता है, पहले नहीं। जब बजट प्रिपेयर हो चुका है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सब कुछ हो चुका है, आपका पार्लियामेंट ने वोट भी कर दिया है, उसके बाद जाके ये कमेटी चेक करता है, ठीक है। इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेट डाउन द पार्लियामेंट, तो ये पार्लियामेंट की बनाई हुई पॉलिसी पे सवाल नहीं उठा सकता है। इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्टर्स। It examines every year only the certain selected ministries and departments. Thus, by rotation, it would cover all of them over a number of years. कहने का मतलब क्या है इसका, कि हर साल सिर्फ कुछ ही मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये चेक कर पाते हैं और रोटेशन में सारे मिनिस्ट्रीज को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एस्टिमेट कमिटीज़ के पास इतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक साल में सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को चेक करे, ठीक है। तो ये रोटेशन वाइज होता है, जब उनका नंबर आए तब जाके आपकी बाकी कमिटीज़ क्या है वो चेक हो पाती है। क्लियर है। It lacks expert assistance of the CAG which is available to Public Accounts Committee. तो Public Accounts Committee को तो CAG का सपोर्ट था, इट्स लाइक अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड एवरी सिंगल थिंग, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इनके साथ नहीं है, इसके पास CAG की एक्सपर्ट हेल्प नहीं होती है जो PAC को मिलती है। इट्स वर्क इज इन द नेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम, इसका काम एक तरीके का पोस्टमार्टम का है, बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमेटी विच इज़ कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इस कमेटी का काम क्या है, तो ये भी पार्लियामेंट की एक इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है और इसका काम होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के कामकाज को चेक करना। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs का नाम आपने पक्का सुना होगा, वो कंपनी जिसमें आपके गवर्नमेंट के 50% से ज़्यादा शेयर होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। क्लियर है। जैसे कि आपका ये ONGC हो गया, एक मुझे ये BHEL याद आ रहा है, और भी एक दो हैं ऐसे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, आपकी मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, ये सारी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये कमिटीज़ PSUs के अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को चेक करती है, देखती है कि PSUs कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को इवैल्यूएट करती है, और ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स भी चेक करती है जो PSU के अकाउंट्स पे होती है, पार्लियामेंट नहीं। पार्लियामेंट के अकाउंट को तो जो हैंडल करता है वो तो है हमारा, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, ऊपर देखो जल्दी देखो, कैग ने जो रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट के सामने, उसको स्टडी किया है इसने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स का था। इसका काम क्या है, इसका काम है जो PSU के बिहाफ पे जो कैग ने रिपोर्ट सबमिट की है ना, PSU के अकाउंट को ऑडिट करके उस चीज़ को स्टडी करना इस कमेटी का काम है, ठीक है। चलो फटाफट से ये रहा। तो दिस कमेटी वॉज क्रिएटेड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी। ओरिजिनली इट हैड 15 members, 10 फ्रॉम लोकसभा, 5 फ्रॉम राज्यसभा। हाउएवर इन 1974 इट्स मेंबरशिप वॉज रेज टू 22, 15 फ्रॉम द लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। इसके बाद क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंग्स इट्स ओन मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दस ऑल पार्टीज गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट। टर्म्स ऑफ ऑफिस 1 साल का है। मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो सकता है। चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ ध्यान रखना, लोकसभा से हो सकते हैं और लोकसभा के स्पीकर ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है। Now, thus the member of the committee who are from the राज्यसभा cannot be appointed as a chairman। तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। ये हाँ आपका ये प्री का क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस देख लेते हैं। टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनका अकाउंट देखना। टू एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देखो, जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, जो गवर्नमेंट ओन कंपनीज होती है ना, उनके अकाउंट्स को जो देखता है ना वो यही कमेटी देखता है, ठीक है। तो कैग ने जो भी रिपोर्ट सबमिट की है ना कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लेकर, उनकी रिपोर्ट्स को और अकाउंट्स को ये चेक करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, टू एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स वेदर द अफेयर्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर बीइंग मैनेज इन अकॉर्डिंग्स विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। इसकी कहने का मतलब ये है कि ये देखना कि PSU सही बिजनेस प्रिंसिपल्स और कमर्शियल प्रैक्टिसेस से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, समझ में आ गया। इसके बाद है टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस वेस्टेड इन द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी एंड द एस्टिमेट्स कमिटी इन रिलेशन टू द पब्लिक अंडरटेकिंग्स विच आर अलॉटेड टू इट बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि स्पीकर जो काम PSC और एस्टिमेट कमिटी के PSU से रिलेटेड देता है वो इनको करना पड़ेगा, समझ में आ गया। देन द कमिटी इज नॉट एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि
ये जो काम है ना, ये लिमिटेशन है एक तरीके से, क्या वो नहीं कर पाती हैं। मैटर्स ऑफ मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस और कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, मतलब कि गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसीज मैटर्स नहीं देखती है ये, सिर्फ PSUs के बिजनेस फंक्शंस को देखता है ये, ठीक है। मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, रोज रोज के काम में इंटरफेरेंस नहीं करती है ये। मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ विच मशीनरी इज एस्टैब्लिश्ड बाय एनी स्पेशल स्टैट्यूट अंडर विच अ पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इज स्टैब्लिश्ड, मतलब क्या है इसके कहने का कि जो मैटर्स किसी स्पेशल लॉ के अंडर आते हैं ना, उन्हें नहीं देखता है ये, ठीक है। इसके बाद फर्दर द इफेक्टिवनेस ऑफ द कमिटी इज लिमिटेड बाय द फॉलोइंग, क्या है देखो, इट कैन नॉट टेक अप द एग्जामिनेशन ऑफ मोर देन 10 और टू 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन अ ईयर। वही बात है, एक साल में सिर्फ 10 या 20 PSU को चेक कर सकती है ये। इट वर्क्स इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम, इसका भी पोस्टमार्टम जैसा काम है। इट डज नॉट लुक इन टेक्निकल मैटर्स एज इट मेंबर्स आर नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो ये जो है ना आपका टेक्निकल मैटर्स नहीं देखती है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। इट्स रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्ट्री, इनके रिकमेंडेशन सिर्फ एडवाइजरी होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं। देन है हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडिंग कमेटी विच इज़ योर डिपार्टमेंटल कमेटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पार्लियामेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग कमेटी है। इनका मेन काम होता है हर मिनिस्ट्री के कामकाज को चेक करना। बेसिकली हर मिनिस्ट्री के लिए एक कमेटी होती है, ठीक है। तो यही है इसका काम, हर मिनिस्ट्री के कामकाज, पॉलिसीज, बजट वगैरह को चेक करता है ये देखता है कि मिनिस्ट्रीज जो बिल और पॉलिसीज बनाती हैं वो सही से है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी 24 कमिटीज आती हैं। आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। इस कमेटी को बनाने का जो मकसद था ना, वो ये मकसद था कि जो भी पार्लियामेंट के एग्जीक्यूटिव काम हो रहे हैं ना, उनको और ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना, स्पेशली पैसे से लेकर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी हिसाब किताब है उसको लेकर। दे ऑल्सो असिस्ट द पार्लियामेंट इन डिबेटिंग द बजट मोर इफेक्टिवली। ईच 24 कमेटी हैज़ 31 मेंबर्स, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ये आपको पता होना ही चाहिए। हर कमेटी में 24 लोग हैं आपके, हर 24 कमेटी में 31 लोग हैं आपके, जिसमें से 21 आपके लोकसभा से और 10 आपके राज्यसभा से हैं। क्लियर है। इसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा nominated by speaker amongst its member and same member of Rajya Sabha nominated by chairman from amongst its members, ठीक है। मिनिस्टर इज नॉट एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, किसी भी स्टैंडिंग कमेटी का पार्ट नहीं बन सकता मिनिस्टर। इफ अ मेंबर आफ्टर हिज नॉमिनेशन बिकम्स मिनिस्टर देन ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। अगर कोई पहले नॉर्मल इंसान था, फिर अब वो इस कमेटी का मेंबर बन गया, बाद में वो मिनिस्टर बन गया, तो उससे ये पोजीशन छीन ली जाएगी। द टर्म 1 साल का है। आउट ऑफ 24 स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। ये 8 वर्क्स अंडर राज्यसभा एंड 16 अंडर लोकसभा। तो 24 में से 8 आपकी राज्यसभा के अंदर काम करती है एंड 16 आपकी लोकसभा के अंदर काम करती है। तो ये था आज का हमारा पूरा सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसके अलावा जो भी स्टैंडिंग कमेटीज आपकी रह गई हैं उसको एक बार आप लोग बुक से रीड कर लेना। बाकी उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं है, बट स्टिल एक बार आप लोग रीड जरूर कर लेना, क्या पता आ जाए, और उतना टफ नहीं है वो। फिर भी कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड मेरी कोशिश है कि मैं आपसे डेली लेक्चर लेके आऊँ, पॉलिटी फिर इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी, कुछ इस तरीके से मैनेज करके बेसिकली, सो दैट मैं आप लोगों के प्री से पहले इस चीज़ को कंप्लीट करा पाऊँ। एंड क्योंकि आई हैव लेफ्ट माई जॉब नाउ टू कंटिन्यू दिस एज अ फुल टाइम, ताकि ये लेक्चर्स ना कंप्लीट करा सकूँ मैं जल्दी जल्दी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कि मैं मई से पहले आप लोगों का प्री करा पाती, राइट। तो इस वजह से आई हैव टू टेक दिस डिसीजन। आई होप यू गाइस सपोर्ट मी, सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड। एंड ये नोट्स चाहिए अगर आपको तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये देखो, यहाँ जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 24 पार्लियामेंट्री फोरम। अब देखो वो चैप्टर ना मैं एक बार आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, मैं पहले देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कराने वाली हूँ कि रिवीजन कराने वाली हूँ। हमने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसका, साथ ही चैप्टर नंबर 22 योर पार्लियामेंट वाला चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं उसके ऊपर बेस्ड PYQ सारे, साथ ही उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरीके से कराना चाहती हूँ कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो पार्लियामेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपका 70% एग्जाम उसी चैप्टर से आता है, ठीक है। और बहुत लेंथी चैप्टर भी है, इसलिए उसको रिवाइज करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जब मैं वो स्टार्ट कराऊंगी ना क्वेश्चंस करना, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये चैप्टर पूरे सबका मैं मतलब एक तरीके से रिवाइज करा दूंगी, और रिवाइज कराने के बाद फिर पार्लियामेंट फोरम वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, एंड देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ये है मेरा प्लान कल का, मतलब नेक्स्ट वीडियो का। लेट्स सी। अब आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो। नोट्स चाहिए तो नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और पॉलिटी के साथ साथ अगर इकोनॉमी भी करना चाहते हो तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।